अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों भाइयों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम कदस बाटा है। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स वगैरह भी शेयर करूंगा। और साथ पिछले हफ्ते मैं सैटरडे संडे आपसे ऑफ लिया था। अब मैंने आपको बताया था कि मैं जो ये जो 2 दिन है सैटरडे संडे मैं आपके साथ इन टच नहीं रहूँगा। उसकी बजाय मैं कोशिश करूँगा कि उमैर मनीर को कहूँ कि वो आपके साथ इन टच रहे और मार्केट की अपडेट्स वगैरह भी आपके साथ शेयर करें। और इस दौरान कोई मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पिछले हफ्ते की कुछ मेजर अपडेट्स हैं उसका एक रिमाइंडर दूंगा और साथ इस हफ्ते की मेजर अपडेट्स शेयर करने के साथ कि वो मार्केट पे क्या इम्पैक्ट छोड़ सकती हैं, कौन सी अपडेट्स हैं, कौन से सीन और अनसीन इवेंट्स हैं जो मार्केट पे अपना इम्पैक्ट छोड़ सकते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। और मार्केट की कुछ और न्यूज़ अपडेट्स हैं वो भी मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले पिछले हफ्ते की मेजर अपडेट्स, ओबियसली फेड का, यूएस फेड का, फेडरेशन का इंटरेस्ट रेट को पास देना है। मेजर अपडेट थी, मार्केट को पंप करने के बजाय मार्केट डंप हो रही थी। लेकिन इस दौरान ब्लैक रॉक की खबर आ गई कि ब्लैक रॉक जो है वो ईटीएफ जो है एसईसी में अप्लाई करने जा रहा है। उस वजह से मार्केट होपियम हुई, मार्केट की प्राइस पंप होना शुरू हुई। इसी दौरान दो नेगेटिव न्यूज़ आना शुरू होगी बाइनांस के हवाले से कि बाइनांस को नीदरलैंड से लाइसेंस नहीं मिला तो बाइनांस वहाँ से वाइंड अप कर रहा है। फिर फ्रांस की तरफ से न्यूज़ आई कि फ्रांस के जो रेगुलेटर्स हैं वो बाइनांस के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करना शुरू हो गया कि वो भी कोई इलीगल जो है वो काम कर रहा है, सिक्योरिटीज़ वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस बैड न्यूज़ के साथ साथ एकदम यकायक बाइनांस के हवाले से एक अच्छी न्यूज़ भी आ गई। आपको याद होगा मैंने आपके साथ शेयर किया था, एसईसी अमेरिका की जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है उसने अदालत से रजू किया था कि बाइनांस यूएसए के सारे एसेट्स को फ्रीज़ किया जाए। ये ना हो कि कहीं बाइनांस यूएस अपने एसेट्स को वो कहीं ऑफशोर ले जाए या जो रिकॉर्ड हैं सारे, चूँकि वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं आईसीसी, वो रिकॉर्ड सारे उन रिकॉर्ड को डिस्टर्ब ना कर सके। तो अदालत ने क्या किया, अदालत ने दोनों को कहा जी आप दोनों पार्टीज़ बैठ के आपस में सेटलमेंट कर लें। तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। इन दोनों की आपस में डील होगी और उस डील की वजह से भी मार्केट में थोड़ा सा एक होपियम है। डील क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंडर दे देता हूँ। डील के मुताबिक एसईसी ने बाइनांस से कहा कि भाई सबसे पहले जितने भी हमारे अमेरिकी शहरियों के फंड्स हैं उन फंड्स की एक्सेस जो प्राइवेट की हैं वो किसी भी ऑफशोर जो एम्प्लॉय है बाइनांस का उस तक नहीं होने चाहिए। तो बाइनांस ने ये उनको अंदिया दिया है। बाइनांस ने ये अनाउंसमेंट किया है कि इसमें कोई मसला नहीं है, हम एक नए वॉलेट्स क्रिएट करेंगे जिसकी प्राइवेट की, जिसकी एक्सेस सिर्फ जो बाइनांस यूएसए का स्टाफ होगा उसी तक उसकी एक्सेस होगी। और कुछ इनकी आपस में सेटलमेंट हुई है, उस सेटलमेंट की वजह से उम्मीद है कि ये जो इनकी सेटलमेंट हुई है ये सेटलमेंट जो दीगर यूएस एक्सचेंजेस हैं उनके साथ भी हो जाए तो फिर मार्केट में एक बुलिश ट्रेंड आपको नज़र आ सकता है। इस हफ्ते की जो मेजर अपडेट्स कौन सी हैं, सीन अन सीन मैंने आपको बताया। तो सीन जो चीज़ें हैं वो यही है, जुमे को जेरेमी पॉल जो कि फेड के चेयरमैन है यूएसए के, उनकी सेनेट में टेस्टिमनी है और साल में मेरा ख्याल है ये 2 बार टेस्टिमनी उधर देते हैं। वहाँ पे ये ब्यूरोक्रेट्स जो अवामी नुमाइंदे हैं, जो लॉ मेकर्स हैं, डेमोक्रेट्स हों रिपब्लिकन्स हों, वहाँ पे ये ब्यूरोक्रेट्स अपनी जो मॉनिटरी पॉलिसी है फेडरेशन की उस हवाले से उनको तसल्ली करवाते हैं, उनके सवालात के जवाब देते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली ये वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो अवाम की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं और अवाम की वो आवाज़ बन के। यही सारी दुनिया में सियासतदान का काम क्या है कि ये जो ब्यूरोक्रेट्स, ये टेक्निकल जो स्टाफ होता है, जो कोई भी फैसला साजी, एग्जेक्टिव जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, इनके हवाले से पब्लिक के जो कंसर्न होते हैं वो इन लॉ मेकर्स के ज़रिए, इन बेशक वो अपोजिशन है या हुकूमत है, उनके ज़रिए उन ब्यूरोक्रेसी को सेट किया जाता है, उनको ट्यून किया जाता है। तो वहाँ तो होता है भाई। तो जेरेमी पॉल की जुमेरात और बुध को टेस्टिमनी 2 दिन मार्केट में वॉलेटिलिटी हो सकती है क्योंकि जो मार्केट्स हैं जेरेमी पॉल की इस टेस्टिमनी को वॉच कर रही होती हैं। तो उस हिसाब से ये जो सीन इवेंट है। अनसीन इवेंट कौन से हो सकते हैं जो अभी मेरे नॉलेज में है, एक तो रिपल का और एसईसी का जो केस है उस हवाले से खबरें हैं कि बस वो अब चंद दिन की गेम है। चंद दिनों के अंदर उनकी जो जज है, जज एनालिजा, वो जो है अपना कोई फैसला, कोई स्टेटमेंट दे सकती हैं या कोई फैसला आ सकता है, उससे रिपल की प्राइस के यानी एक्सआरपी की प्राइस के ऊपर अच्छा खासा इम्पैक्ट हो सकता है। नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव हुआ तो पूरी क्रिप्टो मार्केट पे हो सकता है, पॉजिटिव हुआ तो पूरी क्रिप्टो मार्केट खसूसन एक्सआरपी की प्राइस में अच्छा खासा आपको पंप नज़र आ सकता है। अच्छा, और तीसरी जो अनसीन इवेंट है जो इसकी मार्केट में अफवाह है कि शायद फिडेलिटी जो कि ब्लैक रॉक की तरह एक एसेट मैनेजमेंट, उनके पास भी $1,500 बिलियन के एसेट्स हैं, उन्होंने भी एसईसी स्पॉट ईटीएफ के लिए अप्लाई किया था
जो कि एसईसी ने रिजेक्ट कर दिया था, अब ऐन मुमकिन है कि वो ब्लैक रॉक की तर्ज का ईटीएफ जो है वो दोबारा अप्लाई करें। अगर वो भी अप्लाई करते हैं तो मार्केट के लिए ये बड़ी बुलिश न्यूज़ होगी। एंड मुमकिन है मार्केट फिर एक आपको बुल रन जो है वो दिखाए। अब वो ब्लैक रॉक का क्या पैटर्न था? ब्लैक रॉक का जो ईटीएफ है वो स्पॉट ईटीएफ नहीं है, जैसे पर से जैसे हम समझते हैं। वो एक ट्रस्ट बनाना चाहते हैं बीटीसी की, बिल्कुल ऐसे जैसे कि ग्रे स्केल है। लेकिन ग्रे स्केल में और इसमें जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, फ़र्क ये है कि जो ब्लैक रॉक का जो ट्रस्ट होगी, बिटकॉइन ट्रस्ट होगी, उसमें वो रिडीमेबल होगी। जो बंदा इन्वेस्टमेंट सरमायाकारी करेगा वो उसको किसी भी वक्त रिडीम करवा सकता है। तो मेरा ख्याल है ये चीज़ें शायद ग्रे स्केल में नहीं है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। अगर तो फिडेलिटी भी करता है तो इस तरह रास्ता खुल जाएगा कि दीगर जिनकी एसईसी ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुका है, मुमकिन है वो भी ब्लैक रॉक के नक्शे कदम पे दोबारा अप्लाई करें। और ये सारी की सारी बुलिश न्यूज़ हैं। ये कब होंगी आई डोंट नो, लेकिन इनका इम्पैक्ट जो है वो मार्केट में नज़र आएगा। अब मार्केट की दीगर अपडेट्स की तरफ आते हैं। सबसे पहले कोइनबेस के जो लीगल हेड हैं उन्होंने मतलब एसईसी को आड़े हाथों लिया, क्योंकि एसईसी आपको याद है कोइनबेस जो है वो अदालत में चला गया था और उसने अदालत से रजू किया कि जी एसईसी को कहें कि ये कोई रूल मेकिंग पॉलिसी जो है वो दें, कोई रेगुलेट करें मार्केट को। हमारे मुल्क से जो कैपिटल है वो बाहर जा रहा है, जो कंपनीज क्रिप्टो फर्म्स हैं उसका गला घोंटा जा रहा है। तो बजाय इसके कि एसईसी कोई अपनी पॉलिसी वहाँ पे देता अदालत में, एसईसी ने दोबारा डिमांड कर दी। मेरा ख्याल है 120 दिन का मज़ीद टाइम लिया, 120 या 180 दिन एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, जिसको कोइनबेस के जो लीगल टीम है उन्होंने कहा जी कि अगर आपने टाइम देना ही है तो इसको कम करके 60 डेज़ यानी 2 माह उसको कर दें। तो ये भी एक बिग डेवलपमेंट थी जो मैं चाहता था आपके साथ शेयर करूं। अच्छा, उसके बाद जी हांगकांग के हवाले से न्यूज़ है। मैंने आपको बताया था कि 1 जून से शुरू हो जाना है। हांगकांग ने 1 जून से अभी तक कोई 150 के करीब वेब3 फर्म्स हैं जिन्होंने लाइसेंस ले लिया। बड़े बड़े नाम है जिसमें एनिमोका ब्रांड यानी जो गेमिंग इंडस्ट्री को मैनेज करते हैं, और एक्सचेंजेस बड़े बड़े, ह्यूबी भी बताया था, OKX भी बताया था, और भी एक्सचेंजेस हैं जो ऑलरेडी वहाँ से लाइसेंस ले रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता जब काम स्टार्ट करेंगे। कंसेंसस जो मेटामास्क की कंपनी है उन्होंने भी वहाँ से लाइसेंस लिया है। तो यूएस फर्म्स को हांगकांग के लिए सेव हेवन जो है वो नज़र आ रहा है। तो ये भी मार्केट के लिए एक बुलिश न्यूज़ है। अगली न्यूज़ जी बिटकॉइन, यानी यूके जो है अपना एक CBDC लॉन्च करना चाहता है। पिछले साल इन्होंने बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट और जो यूके का सेंट्रल बैंक है इनकी आपस में एक पायलट प्रोजेक्ट था CBDC के ऊपर, वो उन्होंने सक्सेसफुली कर लिया उसके ऊपर प्रैक्टिस। उसके मुताबिक जनाब पीयर टू पीयर, अगर CBDC यूके अपना CBDC लॉन्च कर देता है तो पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन जो रिटेलर है उनकी ट्रांजैक्शन एक तो सस्ती हो जाएंगी और ट्रांजैक्शन को इकोनॉमी उनकी जो है वो बड़ी ग्रो, क्योंकि कैशलेस इकोनॉमी जितनी होती है, जितनी इकोनॉमी डिजिटल होती है, उतना ही इन रेगुलेटर्स को मार्केट को गवर्न करना, उनको मैनेज करना आसान होता है और उतने ही फ्रॉड के जो चांसेस है वो भी कम हो जाते हैं। तो एन मुमकिन है CBDC आपको यूके अपना लॉन्च करता हुआ नजर आए, और ये सिर्फ यूके तक महदूद नहीं रहेगा। एन मुमकिन है कि यूके के साथ साथ अगले 2-3 सालों के अंदर, मुझे नहीं पता क्रिप्टो करेंसीज की प्राइसेस कहाँ तक जाएगी, लेकिन आइंदा 2-4 सालों के अंदर दुनिया की मेजर इकोनॉमीज़, मेजर गवर्नमेंट्स अपना अपना CBDC लाजमी लॉन्च करेंगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज KuCoin के जो स्पॉटलाइट है उसमें आपने पार्टिसिपेट किया होगा। आज का लास्ट दिन था और आज मेरा भी जो है रिज़ल्ट अनाउंसमेंट होगी तकरीबन शाम कुछ 7 बजे के करीब आप लगा लें, ये रिज़ल्ट की अनाउंसमेंट होगी। अगर मेरा उसमें कुछ आया तो मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस लाजमी शेयर करूंगा। ठीक है, एक क्रिप्टो स्लॉथ या क्रिप्टो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है जी जैक XBT के नाम पे, उन्होंने एक NFT वेल थे माची ब्रदर्स के नाम पे, वो पॉपुलर है क्रिप्टो सोशल मीडिया पर, उसके खिलाफ उनको एक्सपोज किया था, एक आर्टिकल लिखा था, उसके खिलाफ वो अदालत में चले गए, डेफामेशन का केस कर दिया। अब उसके खिलाफ उन्होंने डोनेशन की एक्सपोर्ट की थी। उनको सपोर्ट करने के लिए बड़े बड़े मार्केट के जो प्लेयर्स हैं वो सामने आए, जिसमें सीजी ने कहा जी बाइनांस उनको $50,000 देगा, और साथ कहा है बाइनांस ने कीप अप द फाइट, कीप द इंडस्ट्री ट्रांसपेरेंट। ये सीजी ट्रांसपेरेंसी के लिए $50,000 जो है वो डोनेट करेंगे। इसके साथ साथ जो सर्टिक है ऑडिट करने वाली कंपनी, उन्होंने भी $10,000 डोनेट किए हैं। जस्टिन सन ने 10,000 किया है। फिर बैंकलेस एक मीडिया, सोशल मीडिया, एक क्रिप्टो सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है, उन्होंने मेरा ख्याल को 25,000 के करीब। तो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जिन्होंने इसको सपोर्ट किया है। मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था कि ये जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ है जिनके खिलाफ ट्रांसपेरेंसी के बहुत से बहस होती है, बातें की जाती हैं, ट्वीट्स की जाती हैं,
आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, वो ट्रांसपेरेंसी को कैसे सपोर्ट कर रहे हैं। आई डोंट नो ये एक स्टंट है या क्या है। अच्छा आगे जी, ओके बी का भी बाय बर्न का मैकेनिज्म है। अभी उनका 20वां जो राउंड है उस हवाले से उन्होंने 9 तारीख को आर्टिकल लिखा था, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। साथ इस हवाले से कुछ गुफ्तगू है वो भी मैं आपके साथ छेड़ना चाहता हूँ कि ये जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस है जैसे बाइनांस, OKX, KuCoin, ये जितने सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस, चंद एक एक्सचेंजेस को, और वो भी यूएस एक्सचेंजेस को छोड़ के, जैसे कोइनबेस है। अब कोइनबेस यूएसए का सबसे बड़ा और दुनिया का ग्लोबली देखा जाए तो एक टॉप टीयर 1 ब्लॉकचेन, टीयर 1 सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में शामिल होता है। उसने अपना टोकन लॉन्च नहीं किया, तो इन सारे एक्सचेंजेस को क्यों लॉन्च करना पड़ता है, ये मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ता हूँ, ताकि अगर आप इसका जवाब ढूंढें तो आपको पता चले कि इन एक्सचेंजेस के टोकन में आपको इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है भी या नहीं, खसूसन लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म तो आप मार्केट का कोई भी टोकन बाय कर सकते हैं, जहां आपको बाय लो और सेल हाई की अपॉर्चुनिटी नजर आए तो लास्ट भी करें ट्रेडिंग, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए करने चाहिए या नहीं। तो इसका सवाल ढूंढें कि भाई इन सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को क्यों टोकन लॉन्च करने की ज़रूरत पड़ती है। और दूसरा कि जब भी मोस्टली ये जितने सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के टोकन है, क्यों उनकी मोर देन 90% सप्लाई इनके अपने वॉलेट्स में होती है, ये आप देखें। अच्छा दूसरी इसकी पॉजिटिव साइड भी है, मैं चाहता हूं वो भी आप कंसीडर करें ड्यू डिलिजेंस के दौरान, कि सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के जो टोकन हैं उनकी यूटिलिटी होती है। वो क्या करते हैं, अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने टोकन्स की मुख्तलिफ किस्म के इंसेंटिव रखते हैं कि अगर आप हमारे टोकन को होल्ड करेंगे या उसको यूज़ करेंगे तो हम आपको ये इंसेंटिव्स देंगे। जैसे अभी KuCoin का मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास KuCoin के अपने KCS टोकन है, आप वो टोकन रखें तो उनके लॉन्च पैड पे जो टोकन होंगे वो आपको टोकन सस्ते में ऑफर करवाएंगे। तो ये इंसेंटिव्स ऑफर करवाते हैं, इससे यूटिलिटी होती है टोकन की उस वक्त तक जब तक प्लेटफॉर्म एक्टिव है। और जितना वो प्लेटफॉर्म जितना एक्सपैंड होगा, जैसे बाइनांस है, बाइनांस का जो BNB है उसका तो इकोसिस्टम इतना ग्रो कर गया। अगर हम डेली वॉल्यूम ट्रेडिंग वॉल्यूम को देखें, डेली मतलब ओवरऑल इकोसिस्टम के ग्रोथ देखें तो बाइनांस जो है समटाइम कुछ जो एंगल्स हैं, कुछ जो चीज़ें हैं उनमें आपको इथीरियम से भी ज़्यादा ग्रो करता हुआ नज़र आएगा। लेकिन बताना आपको ये चाह रहा हूँ कि ये जो सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म होते हैं, ये प्लेटफॉर्म की पॉजिटिव चीज़ें भी हैं लेकिन नेगेटिव चीज़ें भी हैं। नेगेटिव चीज़ें हाईली रिस्की हैं और पॉजिटिव चीज़ें कि दीगर टोकन्स की तरह इनकी यूटिलिटी होती है। और ये जो बर्न वाला मैकेनिज्म है ये तकरीबन हर एक्सचेंज ने भी साथ ऑफर करवाया कि उनके प्लेटफॉर्म पे जितना रेवेन्यू जनरेट होता है उसका खास हिस्सा वो अपने टोकन को मार्केट से बाय करते हैं और उसको बर्न कर देते हैं। उससे सप्लाई कम होती है, डिमांड जो है उनके प्लेटफॉर्म की वजह से बढ़ती है। तो ये एक मैकेनिज्म था। लास्ट में जाते जाते बिटकॉइन इंस्क्रिप्शन की तरह इथीरियम के ऊपर इंस्क्रिप्शन की भी एक नया ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है। मैंने सोचा मैं अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर कर दूं। और ये भी मुझे मालूम नहीं है कि बिटकॉइन इंस्क्रिप्शन की तरह ये उतना पॉपुलर होगा या नहीं। बिटकॉइन इंस्क्रिप्शन ज़ीरो से स्टार्ट हो गया, मिलियंस डॉलर की वर्थ की वो मार्केट हो गई थी। और इथीरियम के ऊपर तो ऑलरेडी NFT की मार्केट है, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इंस्क्रिप्शन क्या उस तरह ग्रो होएगी या नहीं, ये जिस बंदे ने ये स्टार्ट किया है इसने तकरीबन 10,000 के करीब मेरा ख्याल है इंस्क्रिप्शंस की थी, वो कुछ ही घंटों में सारी सेल हो गई। तो ये मेरा ख्याल है, मैं उमैर से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस हवाले से वो रिसर्च करके एक डेडिकेटेड वीडियो आपके साथ शेयर करें कि ये ईथ इंस्क्रिप्शंस क्या है, कैसे आप ये ईथ इंस्क्रिप्शन बना सकते हैं, कहाँ पे आप उसको सेल कर सकते हैं, क्या ये प्रॉफिटेबल है या नहीं है। ये सारे सवालों के जवाब उमैर आपको देंगे। ठीक है, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए अगर ज़िंदगी रही, अगर हिम्मत रही तो इंशाल्लाह अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।